एक ब्रिटिश शिप 12 साल तक उपयोगी होती थी, जबकि भारत की शिप 20 साल तक यूज कर सकती थी। अगर आपको लगता है कि ब्रिटिशों ने इंडिया में आकर एटलीस्ट रेलवे तो बनाई, तो आप गलत हो, क्योंकि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने सेना की आवाजाही और ब्रिटिशों के आयात और कच्चे माल के बंदरगाह और नगरों से जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश उद्योगपतियों से 5% ब्याज देने का वादा किया और रेलवे बनाई। जब रेलवे घाटा में जाती तो इसका भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाता था। भारत किसी जमाने में दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता था। साल 1700 ईस्वी में दुनिया के इनकम में भारत का हिस्सा 27% था, जबकि यूरोप की हिस्सेदारी 23% थी। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि 1950 में भारत की हिस्सेदारी महज 3% रह गई। यह सिर्फ लूट नहीं थी, क्योंकि इसका असर आज भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और समाज पर देखा जा सकता है। ब्रिटिश नीतियों ने भारत के उद्योगों को तबाह कर दिया, और इतना ही नहीं, साथ ही भारत के वस्त्र उद्योग को भी तबाह कर दिया। ब्रिटिशरों ने भारतीय कारीगरों को कम कीमत पर कपड़े बेचने पर मजबूर कर दिया और भारत से बाहर कपड़े बेचने पर 70 से 80% टैरिफ लगा दिया गया, जबकि भारत में प्रवेशने वाले ब्रिटिश वस्त्रों को न्यूनतम या कोई भी टैरिफ नहीं देना होता था। और ये सब करके भी ब्रिटिशरों का मन नहीं भरा था, तब उन्होंने भारत के प्राचीन शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। ब्रिटिशरों का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा हम भारतीयों में से एक ऐसा वर्ग तैयार करेंगे जो रक्त से भारतीय हो, लेकिन स्वाद, विचार और बौद्धिकता से अंग्रेजों जैसा हो। तो आइए जानते कि अंग्रेजों ने कैसे भारत को पूरी तरह खोखला बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत इतना ही श्रम, इतना बड़ा बाजार था और इतनी पुरानी कारीगरी थी, तो भारत का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस क्यों नहीं बन पाया? इसका जवाब आज में नहीं बल्कि इतिहास में छुपा है। ब्रिटिश शासन के पहले से ही भारत का निर्माण क्षेत्र दुनिया में सबसे मजबूत था। कपड़ा, जहाज, हथियार और सब कुछ यही बनता था। लेकिन ब्रिटिश राज में भारत को जानबूझकर मैन्युफैक्चरिंग नेशन नहीं बनने दिया गया, बल्कि रॉ मटेरियल कॉलोनी बना दिया गया। भारतीय कारखानों पर भारी टैक्स लगाए गए, जबकि इंग्लैंड में बने सामान भारत में लगभग बिना टैक्स के बेचे गए। नतीजा, भारत के कारीगरों, लोहार, बुनकर और उद्योगपति या तो बर्बाद हो गए या फिर मजबूरन खेती की तरफ धकेल दिए गए। आज भी इतिहास का असर इसके पर दिखता है। लगभग 45% भारतीय खेती में काम करते, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 11 से 12% लोग। इतना ही नहीं, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी जीडीपी में 15 से 17% योगदान देता है, जबकि चीन जैसे देशों में यह आंकड़ा 25 से 30% तक है। यानी समस्या यह नहीं कि भारत मेहनत नहीं करता, समस्या यह है कि मेहनत उत्पादन नहीं, सिर्फ गुजारे में लग रही है। इसलिए कहना गलत होगा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में फेल हो गया, बल्कि सच यह है कि भारत को कभी पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग करने ही नहीं दिया गया। तो अब सवाल यह है कि ये तीनों चीजें आखिरकार अंग्रेजों ने बर्बाद कैसे कर दी? आइए चलते समय में थोड़ा पीछे। जब भारत शिप बनाई जाती थी, जो कि ब्रिटिश शिप से कई गुना अच्छी गुणवत्ता वाली होती थी। एक ब्रिटिश शिप 12 साल तक उपयोगी होती थी, जबकि भारत की शिप 20 साल तक यूज कर सकती थी। ये शिप भारत में मछलीपट्टनम, सूरत, कालीकट, हुगल, क्विलोन आदि जगहों पर बनाई जाती थी। और उस समय अंग्रेजों भारत की शिप पर टैक्स लगा दिए और ब्रिटेन में बैन कर दी गई, और वे भारत से सिर्फ सैगुन की लकड़ी, जिससे भारत में शिप निर्माण में काम में लिया जाता था, उससे खरीदने लगे। इसकी वजह से भारत में कई कारीगर बेरोजगार हो गए। और ये सब कर भी अंग्रेजों का मन नहीं भरा था कि 1863 में भारतीय जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी वजह से एक अत्यंत वैभवशाली उन्नत भारतीय नौकायान शास्त्र की मृत्यु हो गई। और अगर ये आंकड़े की देखे जाए तो सन 1860 से 1925 तक के बीच में जहाज निर्माण के लिए 102 कंपनियों की रजिस्ट्री हुई थी। लेकिन विदेशी कंपनियों और ब्रिटिश सरकार की नीति की वजह से अधिकार कामकाज बंद हो गया और कारीगर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और अब बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। दुनिया में बिकने वाले 4 कपड़ों में से एक भारतीय होता था। साल 1700 में दुनिया में बिकने वालों में भारत का कपड़ा का हिस्सा 25% था, और इसकी तारीफ अंग्रेजों ने भी की है। जैसे कि प्रोफेसर जेम्स ऑगस्टिन ब्राउन्सकरन ने अपनी एक किताब लिखी फर्स्ट में, जिसका नाम फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड में लिखा है। जमाने में हिंदू कारीगरों द्वारा बनाए कपड़े आज की हमारी उन्नत मशीनों पर बनाए गए कपड़ों से भी अच्छे थे, और इसलिए ब्रिटिशों ने भारत के कपड़ों पर 70 से 80% टैरिफ लगा दी, जिसकी वजह से भारतीयों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। और इसी की वजह से भारतीय वस्त्रों को कॉस्टली बना दिया गया कि ब्रिटिश कपड़े भारत में बिना टैक्स के सेल कर दिए गए, जो कि सस्ते थे, क्योंकि ब्रिटिशरों ने भारत में जबरन कच्चा माल कम दाम पर खरीदते थे और ब्रिटेन में मशीनों पर बनाकर हमारे ही देश में उन कपड़ों को बेचा जा रहा था। इसकी वजह से भारत को आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा था। और इन्हीं सब कारणों से भारत में बुनकरों को अपनी आजीविका चलाने के लिए पारंपरिक शिल्प छोड़ने के और कृषि की ओर ढिल दिया गया, जिसकी वजह से भारत आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया गया। और अब आते हैं तीसरी इंडस्ट्री यानी स्टील इंडस्ट्री पर। अगर आपको लगता है कि ब्रिटिशों ने इंडिया में आकर एटलीस्ट रेलवे तो बनाई, तो आप गलत हो, क्योंकि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने सेना की आवाजाही और ब्रिटिशों के आयात और कच्चे माल के बंदरगाह और नगरों से जोड़ने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटिश उद्योगपतियों से 5% ब्याज देने का वादा किया और रेलवे बनाई। जब रेलवे घाटा में जाती तो इसका भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाता था, और ये भारतीयों के लिए नहीं बल्कि विदेशी व्यापार हितों से बाहर तक व्यापार करना था। और इतना ही नहीं, भारत से रॉ मटेरियल लिया जाता था और हर छोटी से छोटी चीज इंग्लैंड में बनाई जाती थी और भारत में महंगे दामों पर लाया जाता था, जैसे कि रेल लाइनों से लेकर कोयला तक इंग्लैंड से भारत लाया गया था। इसलिए ये रेलवे अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाई थी, न कि भारतीयों के लिए। और इन कारणों से भारत को स्टील इंडस्ट्री को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
और इन सभी के कारण ये इंडस्ट्री भी अंग्रेजों ने बर्बाद कर दी और इसकी वजह से इस इंडस्ट्री के वर्कर भी बर्बाद हो गए। इसी तरह ब्रिटिश सिर्फ भारत पर राज नहीं कर रहे बल्कि एक ऐसा सिस्टम चला रहे थे जो धीरे धीरे भारत को आर्थिक रूप से कमजोर बना रहा था। अंग्रेज तलवार से नहीं बल्कि कानून, टैक्स और बैंकिंग सिस्टम से हो रहे थे।